थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों को इस मौके पे मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों के तरफ से आप सबको एक तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। एक अच्छे मौके पे ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान, क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं। और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी न किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके। आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और ख़ासकर हमने लफ्ज़ भी, मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आम तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पर हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है। और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज़ किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं। और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है।
जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, लोगों के जो डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना, लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज़ करना होगा उन पर। तो बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। अब मैं जानता हूं कि उनको लेके सवाल तो आ ही जाएंगे, तो फिलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के ज़रिए जो हैं मैं उनको एड्रेस करूं। अगर मुझको छोड़ के बीच बीच में मेरे जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साथी बैठे हैं, अगर इन्हें भी इनके महकमों के मुतल्लिक और हमारे मैनिफेस्टो के मुतल्लिक जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ आप इन्हें भी डायरेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपके सवालों का जवाब दें। बट ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं इतना ही कह के अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन साहब से कहूँगा कि वो इस प्रेस इंटरेक्शन को आगे जो है वो कंडक्ट करें। Thank you, sir. We will now have the interactive question and answer session. Before we begin, I would like to highlight a few important points. The Q&A session will be for approximately 45 to 50 minutes. We want that maximum number of people should get a chance to ask their questions and share their thoughts. So I request that you limit yourself to one question only and keep the question brief and precise. In case we have more time later on, we can have a second round of questions. Please raise your hand if you would like to ask a question and my colleagues will pass you the mics. I also request that you introduce yourself before asking your question. With your permission, sir, we will now begin the questions. Please. We'll begin with the front section here, please. Good to see you here. Thank you so much. With friends. So I don't have basically in last. Please hold the mic. We have moved one distance. And understand the organization has the lowest number of suffers right now. Sorry, can I request you to please keep the mic as close to your mouth as possible because I'm struggling to hear your question. That actually has been a phenomenon issues. But basically, in last many years, we have through. There's been a long distance, long tunnel. So there are issues. I understand the nightmares of a honeymoon after you take over. I understand the issues that right now on your table. There are issues
So you essentially have more investment, require more investment. I don't mean financial terms, I mean concern. In democracy, in comparison to the autocracies, the bureaucracies, and whatever system of governance we have. My simple, it is not a question, a question is that how soon or how far are we from a situation in which the media existed when we were last time? Actually, that is a question easier for you to answer than for me to answer. Where do you find yourselves today compared to pre-2014? I can't answer that for you. As far as I am concerned, my wish would be to see a free and open media, to see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो. That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't ask. Nobody has been given a slip of paper and asked, ye sawal pooch lo. You're free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of artificially imposed boundaries, maybe that will tell you where the press is today as opposed to my previous term. I mean, I'm often asked, did I learn any lessons from the last term? Yes, this is one of those lessons. Not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. आप माइक पकड़ लीजिए ना ताकि बाकी भी सुन लें. A new railway line is being built which is dispossessing them from their productive land, agriculture, horticulture, and a ring road is being extended. Now a satellite colony, there's a proposal for it, and NIT expansion in Pulwama. So a delegation from that village also met you. So how are you assuring the people from this concern? Because the agriculture department already has said that this is the productive land has shrunk in Kashmir. So what is the assurance from हमारी ये इस सवाल की अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर ज़मीन को लेके. हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए. मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता. Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया.
दे आर कंसर्न्ड कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं। Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIM somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए कहीं और ले लेंगे, और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा ना अगर उनको वहाँ नहीं चाहिए मैं आपको ज़मीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. उमर साहब फारूक वानी, राइटर कश्मीर एडवोकेट. उमर साहब जैसे आपका MP रुहुल्लाह साहब जो लड़कों के सपोर्ट में रिजर्वेशन की और उनको अपोजिशन ने उनका सपोर्ट किया, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? जमहूरियत है ना. हमने मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि ना अब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं. मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है. उस हक को MP साहब ने, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए. जहाँ पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था. हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे. इनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा. मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई. इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे. उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना. लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ. रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है. वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे. उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है. लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है. हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे. मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे फिर क्या करोगे. लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया. अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए.
बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज़ को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। संभालने के बाद आपने जो मीडिया को फ्री हैंड दिया है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उमर साहब, आपको पता है नामसाइड हालात में अगर यहाँ किसी ने इस फ्रेटर्निटी को जिंदा रखा है वो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं। हमने क्या क्या उन दिनों सहा है और कितने जो हमारे जर्नलिस्ट जो अजीज थे वो बेचारे शहीद हो गए। लेकिन एक ज़रीफ़ी है कि 2017 में जो रेट्स है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो अभी भी 75% है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं इस वक्त यूटी के। अब वही रेट हमें जो प्रिंटिंग देना पड़ता है उससे ट्रिपल हो गया है। इस पर आप ज़रा देखिएगा, क्योंकि बाहर हम ये सब जो प्रिंट मीडिया वाले इन्होंने मुझे कहा कि आप ये सवाल उठाए। और दूसरी बात जो सवाल है, क्या आप 2009 और 2015 के बीच में जो आप वज़ीर आला थे उसमें और इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं? जहाँ तक एडवर्टाइजिंग रेट्स के हवाले से आपने बात की, नोट किया हुआ, सेक्रेटरी जो हमारे अभी अभी आए हैं इंफॉर्मेशन के, राजू साहब, इनसे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से बात करके जो भी हमें इसमें करना होगा हम कर लेंगे। जहाँ तक 2014 से पहले और आज मेरे में फ़र्क क्या है, बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए, बुढ़ापे की तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। क्या बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आप जब मेरा ये टर्म ख़त्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा ना मैं बहुत अब ज़्यादा अब समझदार हो गया हूँ और बहुत मतलब काबिल अब हूँ, लेकिन मेरे कहने में कोई वज़न ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फ़र्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आया या नहीं। मुझे थोड़ा सा फ़र्क फ़िलहाल मैं आपसे कहूँ, मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे जो पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई, मैं मान के चलता हूँ ना, अगर 2009 शुरू में इस तरह की बर्फ़बारी हुई होती, मेरा रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं होता। डीसीओं को मीटिंगों में शामिल करना, ऑनरेबल एमएलएज से फीडबैक लेना, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये 2009 में मुझसे नहीं होता। आज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है। No, they'll be passed now. You put your, as the Director Information Sub said, just put your hand up and it will reach you. Direct information, it will be easier than him looking for your hands, because that becomes a little tougher. Just send up. He'll go through those and call your names out one by one. Can I ask a quick one now? आप पूछ लीजिए ना। अच्छा उमर साहब, जब 370 को रिवोक किया गया उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट का ये कॉमन रेफरेंस रहा कि मसले कश्मीर अब हमेशा के लिए हल हुआ है, has been resolved forever। लेकिन आपका जो हाई वोल्टेज कैंपेन था जिसमें लोग जुड़े, उसमें आपने कहा कि ये इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, ये शनाख्त बचाने के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो आप इस वक्त जाहिर है अभी बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन मसले कश्मीर अगर हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं एज लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी? एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चलें ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो।
عمر صاحب یہاں سے سر مدعے تو بہت سارے ہیں لیکن میں وہ پوچھوں گا جو لوگوں کو اس وقت چپ رہا ہے بجلی کا جو ایشو ہے مطلب ہر بار کہتے ہیں کہ کئی ساری اسکیمز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں بہتری ہوگی اور خاص کر ونٹرس میں کیونکہ سمرس میں اوبیسلی بہتر ہوتی ہے جنریشن ہم بھی کچھ چیزیں سمجھتے ہیں لیکن ونٹرس میں ہر سال وہی کہانی دہرائی جاتی ہے کہ اب ہوگا یہ ہوگا لیکن ابھی بھی سب زیرو ٹیمپریچر ہیں اس سال کافی ہارش ہے لوگ کافی سفر کر رہے ہیں بجلی کو لے کے سب جگہ نہ سری نگر آپ نے نارتھ ساؤتھ کشمیر تو یہ ٹھیک کب ہوگا آپ نے کہا میٹرنگ جب 100% ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایٹنگ جب ہوگی تو کوئی ٹائم لائن اور ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے سر ایک آپ سے سوال اور ڈپٹی سی ایم صاحب سے بھی ایک سوال ہے سر آپ سے ہم نے بات کی تھی جب آپ نے ہیلپ کیا تھا تو کافی جوش میں تھے آپ اس وقت تو آج 2 مہینے کے بعد جو بھی انسٹیٹیوٹ کے آس پاس بات ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے جو آپ کا ایجنڈا ہے پورا کر پائیں گے آپ جب آپ نے اندر جا کے حالات دیکھے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کر پائیں گے وہ یا پھر سب کچھ تبھی ہوگا جب شروع ہو جائے گا؟ تھینک یو. بجلی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا وہ صحیح ہے. ہر بار سردیوں میں ہمیں اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال ہم زیادہ بجلی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں لیکن آج بھی کٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے. انریسٹرکٹیڈ اگر ہم لوڈ دیکھیں تو جتنا ہم سپلائی کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. فی الحال 1700-1800 میگا واٹ کے آس پاس جو ہے ہم بجلی سپلائی کر رہے ہیں لیکن انریسٹرکٹیڈ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کب تک حل ہوگا. جتنے زیادہ ہمارے جو پاور پروجیکٹس جموں کشمیر میں بن رہے ہیں جتنی جلدی وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو کم از کم اگر سردیوں میں ان کی جنریشن کم ہو گرمیوں میں ہم وہ پاور جو ہے ہم بینک کر سکتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. کوشش کی جائے گی کہ ہر سال ہم زیادہ بجلی جو ہے وہ بینک کریں تاکہ سردی میں ہم ان کے پاس چھوڑ دیں گرمیوں میں وہ بجلی جو ہے ہمیں واپس ملے. لیکن میٹروں کے حوالے سے آپ نے بات کی یہ حقیقت ہے. فی الحال ہمارے جموں کشمیر کے جو AT&C لاسز جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں. مطلب ہر روپے بجلی جو ہم سپلائی کرتے ہیں اس میں سے ہم مان کے چلتے ہیں کہ 50 پیسے ہمیں واپس نہیں آئیں گے. حالانکہ ہمارے مقابلے میں جو ریاستیں ہیں انہوں نے اس نمبر کو اب 10, 15, 17% پہ اتارا ہوا ہے. ہم آج بھی 50% سے زیادہ ہیں. تو ہماری بھی کوشش رہنی چاہیے کہ کم از کم ہم بھی 20% سے کم اپنی AT&C لاسز کو لائیں تاکہ اور زیادہ بجلی ہم لوگوں کو سپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے 200 یونٹس بجلی دینے کا وہ تو تبھی ہوگا اگر میٹر لگا ہوگا کیونکہ جہاں اگریمنٹ ہوگی وہاں پہ ہم یونٹس میجر نہیں کرتے. ہم یونٹ صرف وہاں میجر کرتے ہیں جہاں میٹر لگا ہو. تو ہم جب مارچ کے مہینے یا اپریل کے مہینے میں اپنا یہ اسکیم جو ہے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کریں گے ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں میٹر لگے ہوں گے انہی کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. تو جتنا لوگ میٹر کی طرف جائیں اس سے جموں کشمیر کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا لیکن انہیں بھی فائدہ ہوگا میٹر کا. ڈپٹی CM صاحب کا جناب انشیڈیول پاور کٹ صرف تب ہوتے ہیں یا تو ہمیں سسٹم جو ہے اس کی مینٹیننس کے لیے کٹ لینا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ پوری طرح سے اس کو ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کس علاقے میں کہاں پہ شیڈیول کے مطابق ہمیں مینٹیننس کے لیے کٹ لینا پڑے گا. انشیڈیول تب ہوتا ہے جب کہ یا تو ٹرانسفارمر جل جائے یا کوئی سسٹم میں فیلئر ہو. اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو درست کیا جائے اور بجلی کا سپلائی جو ہے وہ ریسٹور ہو. آپ نے ڈپٹی CM صاحب سے کچھ پوچھا تھا کہ اب کیا لگ رہا ہے نا اتنا ہی جوش ہے. ہاؤز دا جوش شاید پوچھا اس نے. دیکھیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آپ نے کہا تھا پھر میں نے وہی کہا تو اس سمے جی ابھی پھر 20 دن اور ہیں نا ابھی 2 مہینے ہی ہوئے. لیکن ایک چیز ہم کہیں کہ جو ہمارے لیڈر ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب اور چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے جو الیکشن میں ہماری پارٹی نے وعدے کیے تھے آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہم نے پہلا ہی ریزولوشن وہاں پہ پاس کیا اور
कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए, वापस हमारी कोई भी इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहाँ हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस और जो अपना ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। और आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बात को नहीं रहने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद करा। इसलिए उन्होंने भी इलेक्शन में कहा था, अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल का वहाँ भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, तो उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम सादे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं, तो करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। We have received a lot of slips, so I'll call the names now. Request you all to be patient. We'll try and come to everybody. Ms. Navid from the Indian Express. Hi, sir. Since we're here in the dead of the winter, I wanted to get a sense of the state of metering and cabling in J&K to check pilferage, and also what is it costing the exchequer right now to buy electricity from the Northern Grid. The CS is also here. The pilferage question came up in the sort of in a roundabout way in the answer that I gave. In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme. We are committed to implementing it, and we will. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That is actually the aim of this, and which is why both the J&K administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and taken to their logical conclusion, which we will do. The second part of your question was, how much is it costing us? What are we spending every day to buy electricity? 9,500 crores a year. 9,500 crores a year is how much we are spending to buy. And if you work on our AT&C losses of just over 50%, you can do the maths. That's what it's costing the exchequer. Mr. Nazir Masoodi from India. Mike, wahan please. So it has been more than 2 months you have taken over as Chief Minister. Are you comfortable with this dual control system, or how it is working? And there have been lots of friction points over the last 2-3 months, including appointment of Advocate General, even also the recent controversy was declaring holiday on Sheikh Mohammed Abdullah's birthday on the 13th July. How are you going to address these issues which are actually seen and attempt to undermine the elected government? Obviously, dual centers of power are not to anyone's advantage. If a government or any organization with dual systems of power was an effective means of governance or management, you would see it everywhere. The organization you work for, it has a chain of command, but ultimately authority is with one person. Whether it's in government, whether it's in business, whether it's in sport, whether it's in the security forces, ultimately systems work better when there is a single point of command. This is one of the peculiarities of a union territory, that dual systems of power are built into the structure, which is why in my opening remarks I did mention that it is a learning period for us, understanding where our authority begins, where it ends, where
the authority of Raj Bhavan starts, where it ends. That said, I think some of the prickliness is more a figment of imagination than reality. There have been one or two areas where there has been a difference of opinion in terms of whose authority it is. But it's not as widespread as you would like to believe it is. Which is why there is an ongoing exercise on the part of the government to sort of, I don't know if codify the word is the right word to use, but at least to put into place our TOBR, our business rules, so that if there's any uncertainty or any clarity that is required, that clarity will be built into the system. On our part, the draft of this is being shared with some legal luminaries for their inputs and their suggestions. After it's framed up, then we'll send it in the correct scheme of things. It has to go to the Honorable Lieutenant Governor, and that's what we'll do. Look, I understand that the holidays became a big story. Yes, in an ideal world, we would have liked to have had those 2 holidays because it's part of the emotional attachment we have and it's part of Jammu and Kashmir's history. That said, I don't believe either the martyrs of 13th July or Sheikh Mohammed Abdullah require one day to be remembered. Everything we do in some way is a continuation of their sacrifice for us. Every time a farmer goes out and tills his land or her land, it's part of Sheikh Abdullah's legacy. Every time children go to school and receive a subsidized or free education, it's part of his legacy. This hall that we're sitting in, it was conceived and put into place by him. It's part of his legacy. So his legacy doesn't begin and end on the 5th of December. And similarly, of the martyrs of 13th July. And that's how it is. Sarosh Kafir from News 18. Please raise your hand so that you can get the mic. हाय मैम आपसे सवाल लेना चाह रहा हूँ मैम अभी एक ऑर्डर है क्वेश्चन इज टू एजुकेशन मैम गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगी लेकिन मैम अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो बांडीपुरा है वहाँ पे पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदी उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदी कर रही है स्कूल से तो इस पर क्या करेंगे सो विद योर परमिशन जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में उस वजह से किताबें जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है क्योंकि किताबें जो हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक सारी जो भी बुक्स हैं लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से उसके ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है जोन लेवल पे बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर करेंगे लेकिन आपने बांडीपुरा का नाम लिया है और आप ज़रूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में बांडीपुरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती हैं लेकिन नाम नहीं आता है मैं आपके ज़रिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ नाम ज़रूर लाइए स्कूल का ताकि हम उस स्कूल के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर सकें और बाकी जो हैं वो उस चीज़ से रुक जाए शुक्रिया Zeenat Fazli from Republic. Omar Saab, it's been 2 months after you assuming the office of Chief Minister. And what are the promises that were fulfilled by the National Conference that were mentioned in your manifesto? Because your manifesto, when you released it, it became a big hit among people, and that is why
they voted for your party. As far as statehood or the restoration, its restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But apart from all these issues, what about the other issues? Because people are having a lot of hopes as far as your manifesto was concerned, and that is why we saw that NC wave, because it was given a huge mandate. Look, I think it's important to understand that the National Conference Manifesto was based on a 5-year term of government, not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year. And therefore, some of the things that we had promised may be symbolic, but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the reversal of the school zone. We were actually going to go ahead with the power announcement, but we felt that it was more important to actually